लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी पारा चढ़ गया है। एनडीए के नेताओं ने इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी पार्टियों को जिम्मेवार ठहराते हुए पटना में प्रदर्शन किया है। सवाल है, कौन है आरक्षण का दुश्मन? जिंदाबाद जिंदाबाद, याचना नहीं है रद्द होगा, आधी आबादी का अधिकार, सड़क पर संग्राम। अपना हक लेके रहेंगे, विपक्षों को मिटाते रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, विपक्षों को मिटाते रहेंगे। विपक्ष ने रोका रास्ता, क्यों महिलाओं से धोखा? लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनहरा सपना महिलाओं के लिए देखा था, 33% आरक्षण का, हमारे सपनों को कुचलने का काम विपक्ष ने किया। पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में एनडीए के नेता और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विपक्ष के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने आधी आबादी को सिर्फ एक नारा बना के रह दिया, उसको भारत की सच्चाई नहीं बनने दी। संसद में बिल गिरना बीजेपी के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि विपक्ष को एक्सपोज करने का एक मौका बन गया है। अब महिला आरक्षण को भी 40 साल से कांग्रेस ने लटकाया भटकाया और बिहार के आरजेडी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल को फाड़ा था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे नारी शक्ति के साथ विश्वासघात करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। बीजेपी ने अब आक्रामक नैरेटिव का प्लान तैयार किया है। सोमवार को आक्रोश रैली के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि हमने हक देना चाहा, विपक्ष ने छीन लिया। सवाल है कि महिला आरक्षण का दुश्मन कौन? न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात सम्राट चौधरी के ऐसे बयान की जिसने सबका दिल जीत लिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद सम्राट चौधरी आक्रोश मार्च में हुंकार भर रहे थे। नारी शक्ति के बीच सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपका भाई यहां खड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा से जो कोई भी खिलवाड़ करेगा उसे पाताल से खोज निकालेंगे। लेके रहेंगे, विपक्षों को मिटाते रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, विपक्षों को मिटाते रहेंगे। तपती गर्मी में सड़क पर हजारों महिलाओं का हुजूम। महिलाओं के चेहरे पर गम और गुस्सा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद महिलाएं आक्रोश में हैं। हर तरफ शोर और नारेबाजी है। मंच पर महिलाओं के बीच सम्राट चौधरी मौजूद है। नारी शक्ति के बीच सम्राट चौधरी की हुंकार हर तरफ गूंज रही है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष पर हमले के बीच सम्राट चौधरी ने महिलाओं से ऐसा वादा किया जिसके बाद मंच पर तालियां गूंज उठी। सम्राट चौधरी ने सभी महिलाओं का दिल जीत लिया। सम्राट ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा पर जो भी खतरा पैदा करेगा उसे पाताल से भी ढूंढकर खोज निकालेंगे। पहले नीतीश कुमार अभिभावक थे, अब आपका भाई सम्राट चौधरी आपके लिए खड़ा है। पहले तो बिहार में अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार जी आपके बीच में काम कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, ये आपका भाई सम्राट चौधरी यहाँ पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा
तो उसको पताल से भी खोजने का काम करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता। सम्राट चौधरी ने बिहार की महिलाओं को बड़ा संदेश दे दिया। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। अब बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने भी संदेश दे दिया है। उनकी सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है। महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के साथ महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए पहली प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी बिहार की महिलाओं के बीच भरोसे का एक नया चेहरा बनकर उभरे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंप दी है। यानी कि अब नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, जबकि विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 16 मार्च 2026 नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए। 10 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। और 15 अप्रैल 2026 जब बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। अब सवाल यह है कि कौन होगा विधानसभा में जेडीयू विधायक दल का नेता। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंप दी। यानी नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो ये हमारे लिए सुकून है कि मैं हूं ना, ये आज चरितार्थ हो गया। एक अणे मार्ग में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं को आश्वस्त किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। यही नहीं, उन्होंने बैठक में जोर देकर कहा कि वे जल्द ही एक बार फिर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। जदयू की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा दिया है कि वे बिहार का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा जारी रखेंगे। लेकिन विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। नीतीश कुमार जी, आप तो हर साल बिहार का दौरा करते रहे हैं, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले हैं, बिहार के आम आवाम से नहीं मिले हैं। कांग्रेस आरजेडी के नेता नीतीश के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी को या तो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर पटना से बाहर घुमाते रहा जाएगा। हालांकि बैठक में नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय हैं और पार्टी और भी मजबूत बनकर उभरेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी पर संजय सरावगी ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। क्या कहा है आपको बताते हैं। राहुल गांधी की बातों में गंभीरता नहीं है, राहुल क्या बोलते हैं देश देखता है। तो संजय सरावगी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि राहुल की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी क्या बोलते हैं पूरा देश देखता है। केंद्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, देश की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। आने वाले चुनाव में हार देख राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार अनुभवी और स्वतंत्र निर्णय लेने वाले नेता हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, पूरा देश देखता है। उनकी बातों को अब जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है। केंद्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, राज्यों में भी अधिकांश प्रदेशों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। जनता कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुकी है। आने वाले चुनाव में हार का पहले से उनको आभास हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
एक अनुभवी और स्वतंत्र निर्णय लेने वाले गंभीर राजनेता है। जमुई में एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। पत्थरों और लाठियों से किए गए इस कायराना हमले में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 सिपाही बुरी तरह घायल हो गए हैं। इसके बावजूद कुख्यात ढेबू यादव समेत 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वर्दी का फर्ज क्या होता है, चोट के वो निशान बताते हैं, शायद खून के वे कतरे बताते हैं जो जमुई की मिट्टी पर गिरे हैं। जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब कुछ जाबाज अपनी जान हथेली पर लेकर उस खौफ से टकराने निकले थे जिसने इलाके का चैन छीन रखा था। लेकिन किसे पता था कि कानून के रक्षकों को ही आज अपनों के बीच छुपे भेड़ियों का शिकार होना पड़ेगा। जमुई में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने वर्दी का इकबाल तक भुला दिया। अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अचानक कायरों की तरह हमला कर दिया गया। पत्थरों की बौछार और लाठियों की चोट से वर्दी और कानून का डर दोनों दागदार हो गए। बता दें कि हत्या लूट के कुख्यात अपराधी ढेबू यादव को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर अचानक लाठी डंडों और पत्थरों के साथ जानलेवा हमला किया गया। 2 सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार और विक्रम कुमार, साथ ही सिपाही रणवीर कुमार घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई का देबू यादव एवं उसके द्वारा बुलाए गए अन्य साथियों के द्वारा विरोध किया गया और 2 पुलिस पदाधिकारी एवं 1 पुलिसकर्मी को जान मारने की नीयत से उनके वाइटल ऑर्गन्स पर लाठी डंडे और पत्थर से प्रहार करते हुए उन्हें बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो मुख्य अभियुक्त हैं देबू यादव, ये वो जवान है जो परिवार की चिंता छोड़कर सादे कपड़ों में अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने निकले थे, लेकिन बदले में मिला खून से लथपथ सिर, टूटे शरीर और अस्पताल का बिस्तर। अस्पताल की सफेद चादर पर फैला वो लाल रंग चीख चीख कर पूछ रहा है, क्या समाज के रक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी अपनी है? क्या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस पर ही हमला बोल दें? क्या वर्दी और कानून का डर खत्म हो गया है? क्या अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं? लेकिन याद रहे, कानून के हाथ लंबे भी होते हैं और सख्त भी। खून बहा मगर जज्बा नहीं टूटा। पुलिस ने अपनी पीड़ा को किनारे रख उस खौफनाक मंजर के बीच भी पीछे हटना मंजूर नहीं किया। नतीजा, कुख्यात अपराधी ढेबू यादव समेत 5 गुनहगार अब सलाखों के पीछे हैं। ये गिरफ्तारी उन जख्मों पर मरहम तो नहीं, पर इस बात का सबूत है कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसाफ की जीत तय है। और जो जानकारी मिली है कि जो कुख्यात अपराधी ढेबू यादव है, उस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक जो मामला दर्ज है, आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें रेल से जुड़े हुए अपराध भी है। तो आगे अगर देखा जाए तो पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही इस मामले में टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोग गिरफ्तारी होने की संभावना है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। दबंगों की दबंगई कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां दबंगई देखने को मिली है। बीच सड़क पर सरेआम युवक की पिटाई कर दी गई। पिटाई के दौरान कुछ देर तक एनएच जाम रहा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अपहरण का मामला या पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, युवकों से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एनएच की तस्वीर है, जहां एक युवक को पीटा जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये पैसे के लेन देन का मामला है और एक युवक की दबंगई का वीडियो जो है वो कैमरे में कैद हुआ है। एक युवक की जमकर पिटाई जो है कुछ युवक कर रहे हैं। एक युवक जो है पिस्टल लहरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, उससे पूरी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि पैसे के लेन देन का मामला है, नोट डबलिंग का मामला है और नोट डबलिंग का खेल जो है वो चल रहा था और उसी में पैसे के लेन देन का मामला इतना बढ़ गया, युवक की जमकर पिटाई होने लगी और उसके बाद जो है एनएच पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और
स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इस वीडियो जो कैद हुई उसके बाद भी पुलिस हरकत में आई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। जिस युवक की पिटाई हुई अवनीश, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर जो युवक है वो कहाँ का रहने वाला है और कब से ये लोग जानते थे एक दूसरे को? देखिए, ये दोनों युवक एक दूसरे को जानते थे और जिसकी पिटाई हुई है वो भी जानता था और जिसने पिटाई की है वो भी एक दूसरे को जानता था। और पैसे का लेन देन का ये मामला है। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस ने अभी तक जो जानकारी दी है कि नोट डबलिंग का ये मामला है। ये लोग नोट डबलिंग के खेल में सभी लोग जुटे थे और उसी में पैसे के लेन देन का मामला इतना बढ़ गया कि जो है मारपीट तक की नौबत आ गई और एक युवक की जमकर जिसकी पिटाई हो रही है वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा था, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही थी। और स्थानीय लोगों ने जो वीडियो बनाया उसके बाद पुलिस हरकत में आई और जो एक व्यक्ति जो पिस्टल लहरा रहा है उसका भी पिस्टल जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस उसको भी अपने हिरासत में ली है। पूरे मामले की जांच में की। ठीक है अवनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे, मोतिहारी से आपको ये खबर बता रहे थे। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के गोपालगंज से भी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां दबंगों की दबंगई के कारण बच्चों की पढ़ाई पर ही ब्रेक लग गया। सरकारी स्कूल का रास्ता ही बंद कर दिया गया। लेकिन न्यूज़ 18 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब बड़ा एक्शन लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दबंगों की दबंगई आई सामने, स्कूल का रास्ता किया बंद, बच्चों की पढ़ाई पर ताला। गोपालगंज के सदर प्रखंड के कररिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंदिरा आवासीय प्राथमिक विद्यालय जाने वाले रास्ते को दबंगों ने बंद कर दिया। जी हां, रास्ता बंद करने के लिए देखिए ईंटों से अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सके और पढ़ाई बाधित हो गई। आप लोग रोड जाम किए हैं? बच्चों का जाने आने का रास्ता बंद है। हाँ। और स्कूल का रास्ता बंद है। हाँ। हम रास्ता मांगते हैं यहाँ से रोड पर से स्कूल में जाए, इसलिए रोड को बंद किए आप लोग? इसलिए रोड को बंद और ये आप देख सकते हैं बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं। जिसका रोड है, जिसका वेटी है, जमीन है, वो रास्ता बंद कर दिए हैं और आने जाने का रास्ता नहीं है, और इसीलिए हम बंद किए हैं। अच्छा। पढ़ने वाला विद्यालय लड़का भी है और यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ खड़े हैं, इन लोगों का दिक्कत है। बच्चों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ी तो उन्होंने जादूपुर सड़क को जाम कर विरोध किया। ये है कि ये रास्ता मुख्य सड़क से पगडंडी होकर विद्यालय की तरफ जाती है। वो दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में विद्यालय का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे हमारे बच्चे जो हैं और हमारे सभी शिक्षक रोड पर ही हम लोग धूप में खड़े हुए हैं। हम लोग उच्च अधिकारी अपने बीओ साहब के पास सूचना दिए हैं तो बोले हैं कि हम तुरंत आ रहे हैं, आकर सारे मामला की छानबीन करेंगे। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम, शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को खाली कराया गया। प्रशासन के मुताबिक ये रास्ता निजी जमीन से होकर गुजरता था, जिसे लेकर दो पक्षों में विवाद था और उसी की वजह से रास्ता बंद किया गया। और उसके बाद अभी फिलहाल रास्ता क्लियर कर दिया गया है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की ज्वाइंट टीम बैठ के वहाँ मैटर को समझेगी कि क्यों रास्ता में प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ बताया जा रहा है कि प्राइवेट ज़मीन के थ्रू पहले रास्ता था जो लोग बंद करना चाह रहे थे, लेकिन अभी उनको मना कर दिया गया है। हालांकि अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। मंगलवार से स्कूल आने जाने में किसी तरह की परेशानी बच्चों को अब नहीं होगी। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में एक खतरनाक ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। टावर पर चढ़कर ड्रामा करने का ये ट्रेंड है। कभी युवक तो कभी युवती, परिवार को, मोहल्ला को, गांव को और पुलिस को, सब पर सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अत्याचार। पर यह ड्रामा जानलेवा है और इसे रोकना पड़ेगा। सवाल यह है कि ये विरोध है, मजबूरी है या फिर सस्ती पब्लिसिटी का नया तरीका।
आपने वो गाना तो सुना होगा, तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। ये गाना आजकल लगभग बिहार का हर परिवार गा रहा है। कहीं प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए तो कहीं पत्नी अपने पति के लिए। लेकिन समस्तीपुर और बक्सर में ये गाना पुलिस गा रही है। जी सही सुन रहे हैं, ये तस्वीरें हैं समस्तीपुर के टारा गांव की, जहां एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया क्योंकि जिंदगी की समस्या का हल उसे जमीन पर नहीं ऊंचाई पर नजर आया। और दूसरी तस्वीर है बक्सर की, जहां पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो पति सीधे बिजली के टावर पर जा चढ़ा, जैसे शादी नहीं कोई हाई वोल्टेज स्टंट शो चल रहा हो और उनका परिवार कह रहा हो, सपने देखे जन्मों के पर मिट्टी में मिल जाए, चढ़ जाए हाय अल्लाह, जिसको ये बुखार तौबा तेरा इमोशनल अत्याचार। ये आदत बेहद बेकार, खतरनाक और बेहुदा है। 50-60 फीट ऊपर चढ़कर मेरी बात मानो वरना कूद जाऊंगा, ये प्यार नहीं, ये साफ साफ जानलेवा इमोशनल ब्लैकमेल है। ये कुछ नहीं करेगा, इसे करना होता तो आसमान में जाकर तमाशा नहीं कर रहा होता। ये जानलेवा आदत अब एक सस्ता फैशन बन चुकी है। टावर पर चढ़ना सिर्फ खुदकुशी की कोशिश नहीं, बल्कि पब्लिक को परेशान करने का सबसे घटिया तरीका है। इस मासूम बच्ची को देखो कैसे अपने बाप को बुला रही है, और वो बाप बेशर्मों की तरह अपनी उम्र का लिहाज किए बगैर टावर पर चढ़कर डींगे मार रहा है। सवाल है कि इन्हें प्यार से नीचे उतारा ही क्यों जाता है, जब तक इन पर सरकारी काम में बाधा डालने की सख्त कार्रवाई नहीं होगी। ये सिलसिला थमने वाला नहीं। टैक्स पेयर का पैसा और पुलिस का कीमती वक्त इन टावर छाप प्रेमियों की नौटंकी झेलने के लिए नहीं। ये हरकतें न सिर्फ जानलेवा हैं, बल्कि समाज के लिए एक बेहद बदबूदार मिसाल पेश कर रही है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नेपाल में नई सरकार का गठन हो चुका है। सरकार के गठन के बाद भारत ने भी बॉर्डर सुरक्षा को लेकर थोड़ी सख्ती दिखाई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसका जिम्मा संभाल रहे हैं। अगले महीने इस मामले पर एक बैठक दिल्ली में होनी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल की खुली सीमा घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगी, यानी आसानी से कोई भी असंवैधानिक कार्य अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इस संवेदनशील सीमा को अभेद्य बनाने के लिए कमर कस ली है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में अगले महीने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सुरक्षा का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार होगा जो आने वाले समय में सीमा प्रबंधन की सूरत बदल देगा। इस बैठक में बिहार से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल होंगे। यहाँ पर जो नशे का कारोबार है उसका भी एक ट्रांजिट रूट है, और मैंने अपने क्षेत्र भ्रमण में पाया है कि यहाँ भी ब्लॉक लेवल पर और गांव में भी सूखे नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस सोर्स को जो है बैकएंड तक जाकर के इस पर विराम लगाने की जरूरत है। बैठक में क्या खास होगा ये भी जान लीजिए। टेक्निकल सर्विलांस जैसे स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन्स, एसएसबी, पुलिस और एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग, नो मैन्स लैंड अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाना, सीमावर्ती जिलों के बैंकों और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर,
बढ़ती घुसपैठ और थर्ड कंट्री इनपुट, इसके साथ ही अवैध गतिविधियों पर लगाम और कट्टरपंथ पर नियंत्रण शामिल होगा। सरकार का ध्यान सिर्फ सख्ती पर ही नहीं बल्कि सीमा पर बसे गांवों के विकास पर भी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए इन इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा में पहली पंक्ति के प्रहरी बन सके। नेपाल से बड़ा जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है और उसका फायदा जो है हमेशा जो है वो असामाजिक तत्व जो है वो तस्कर जो है उठाते हैं और बड़ी संख्या में जो तस्करी है वो की जाती है और कहीं कहीं कह सकते हैं कि इसका असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस बैठक से ये साफ है कि गृह मंत्रालय अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। अगले महीने होने वाली यह बैठक न केवल सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक होगी बल्कि नेपाल के साथ हमारे मित्रवत संबंधों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का नया अध्याय भी लिखेगी। न्यूज 18 के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से अमित कुमार की रिपोर्ट। सीएम सम्राट चौधरी ने आज मोकामा को बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 18 करोड़ 11 लाख की लागत से परशुराम स्थान परिसर में कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण होगा। वहीं परशुराम महोत्सव में मोकामा विधायक अनंत सिंह भी पहुंचे, जहां दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की गई। वहीं इस कार्यक्रम में पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन भी मौजूद रहे। आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए पटना में, जहां से मोकामा को सीएम सम्राट ने बड़ी सौगात दी है, और ये दूसरी तस्वीर आपको मोकामा की दिखा रहे हैं जिसमें अनंत सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आरा बक्सर शिक्षक स्नातक क्षेत्र से एमएलसी सीट पर उपचुनाव के लिए जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर लिया है। ये सीट पहले राधा चरण शाह के पास थी, लेकिन उनके विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। एनडीए ने इस सीट पर कन्हैया प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया प्रसाद ने कहा कि यदि उन्हें जनप्रतिनिधियों का समर्थन और जीत हासिल होती है तो वे पंचायत प्रतिनिधियों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। हमारा जो काम पिताजी कर चुके हैं उसी रास्ते पर हमें चलना है। जो उनका अधूरा काम बचा हुआ है पहले उसको पूरा करना, उसके बाद अपने हिसाब से और जनप्रतिनिधियों के विचार विमर्श करके काम किया जाएगा। हम लोग का जो एमएलसी पद है जनप्रतिनिधियों का सेवा के लिए है, उनका अधिकार और हक के लिए लड़ाई रोड से लेकर सदन तक करेंगे। आरा बक्सर शिक्षक स्नातक क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार सोनू राय ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद सोनू राय ने कहा कि वो पंचायत जनप्रतिनिधियों की आवाज बनकर काम करेंगे, हर सुख दुख में जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे। नामांकन के समय बड़ी संख्या में समर्थक और महागठबंधन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।